हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ पर क्यों रखी गई है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, पंचायती राज व्यवस्था किन किन स्तरों पर कार्य करती है और हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसका क्या इतिहास रहा है। आज सेकंड पार्ट में हम बाकी की चीजें पढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ हम इसका महत्व, वर्तमान स्थिति और साथ ही शहरी जो व्यवस्था है, स्थानीय व्यवस्था, उसका भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में। 73वें संविधान संशोधन जो हुआ है, जिसके तहत ये पूरी व्यवस्था है, उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं इनको हम देखते हैं। 3 स्तरीय इसमें व्यवस्थाएं रखी गई हैं। पहला जिला परिषद, दूसरी खंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा है ग्राम पंचायत, यानी त्रिस्तरीय है ये। 3 इसमें संस्थाएं होती हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। एक जिला स्तर पर, एक खंड स्तर पर और एक गांव स्तर पर। ठीक है। इसके साथ ही इसका कार्यकाल 5 साल होगा और कार्यकाल समाप्त होने पर या बीच में भंग होने पर, कोई भी व्यवस्था यदि तीनों में से बीच में भंग होती है तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराने होंगे। 6 महीने के अंतर्गत दोबारा चुनाव हो जाएंगे पंचायतों के, यदि बीच में भंग होती है या कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा को वह शक्तियां दी गई जो राज्य स्तर पर विधानमंडल के पास है, यानी बहुत ज्यादा शक्तियां स्थानीय स्तर पर प्राप्त हैं इन तीनों व्यवस्थाओं को, विशेषकर ग्राम सभा को। ग्राम सभा विधानमंडल की तरह सारे काम वहां पर सब व्यवस्थाओं को देखती है। और पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने की व्यवस्था की गई है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पंचायत के इलेक्शन होते हैं बाकायदा, वहां पर पंच और सरपंच चुने जाते हैं। स्थानीय स्तर पर भी जहाँ शहरी व्यवस्था है वहां पर वार्ड मेंबर, पार्षद वगैरह चुने जाते हैं। ऐसे ही जिला स्तर पर जहाँ नगर निगम है या फिर जिला परिषद है, वहां पर भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जो 73 संवैधानिक संशोधन है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। 74 जो संवैधानिक संशोधन है वो शहरी क्षेत्रों के लिए है। अनुसूचित जाति और जनजाति जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी सीटों का आरक्षण समानुपातिक आनुपातिक प्रणाली द्वारा निर्धारित किया गया है और 33% सीटों पर महिला आरक्षण लागू हो, चाहे वो अनुसूचित जाति की महिला हो या सामान्य वर्ग की हो। यानी जहां पर जितने एरिया अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनकी भी 33% महिलाओं के लिए वो स्थान सुरक्षित रहेंगे और इसी प्रकार सामान्य वर्ग में जो स्थान सुरक्षित हैं उनके भी 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था भी की गई है। यानी मैंने यहाँ पर इसलिए आपको ये विषय नहीं बताए हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। यदि आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको और विस्तार से कमेंट सेक्शन में आपको वो सब चीजें बता दूंगी। संवैधानिक प्रावधान हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक पंचायती प्रत्येक जो राज्य है उसको पंचायतों का गठन करना होगा। प्राय अब सभी राज्यों में ये व्यवस्था है, बड़े राज्यों में तो, और इसी के तहत 1972 में ये 92 में ये पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई 73वें संशोधन से, और 1993 में ये भारतीय संविधान में संशोधन लागू हो गया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किसी संशोधन के काम में टाइम लगता है, 1-2 वर्ष निकल जाते हैं, इसलिए इसमें 72 और 73 दोनों जो 92 और 93 दोनों ही वर्ष आते हैं। इसके साथ ही हमारे जो संविधान का भाग 9 है उसकी अनुसूची 11 के अनुच्छेद 243 के तहत ये है कि जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, यानी SC ST हैं, उनके लिए भी आरक्षण उसी प्रकार से दिया जाएगा जैसे कि केंद्र या राज्य सरकारों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही
प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। राज्यपाल इस चीज को तय करेगा कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होनी ही चाहिए। और ग्राम सभा जो है उसका किस प्रकार से गठन होगा ये धारा 8 में दिया गया है, और इसकी अवधि क्या होगी ये धारा 9 में दी गई है ग्राम पंचायत की। वैसे अवधि जैसे मैंने आपको अभी बता दिया था 5 वर्ष की होगी, और 6 महीने के अंतर्गत उसके बाद में चुनाव कराने आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था में कई सारी कमियां नजर आई थी लागू होने के बाद में, तो इसमें और क्या क्या सुधार हो सकता है इसके लिए कई सारी समितियां बनी हैं। इसमें सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी, फिर 1977 में अशोक मेहता समिति बनी, 1985 में जीवी के राव समिति बनी, 1986 में LM सिंघवी समिति बनी, और 1988 में PK थुंगन समिति बनी। और इन्हीं सबकी सिफारिशों के तहत ही ये जो हमारे सामने आज नजर आया है 1992-93 का जो संविधान संशोधन विधेयक, वो इनके सबके सिफारिशों के बाद में ही हमारे सामने निकल करके आया है। तो इन सभी समितियों का बहुत ज्यादा महत्व है। पंचायती राज के क्या कार्य हैं? पंचायती राज व्यवस्था के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका आर्थिक विकास हो, अच्छी तरह से सब उनकी समस्याएं दूर हो, केंद्र की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, गांव के लास्ट व्यक्ति तक पहुंचे, उनका लाभ सब तक पहुंचे, ये इसका उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय प्रणाली मजबूत हो ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी जो वहाँ न्याय पंचायत है वो जो गांव के झगड़े हैं उनको अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करे, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। और जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय ढांचा है, तो नई ग्रामीण सभाओं की स्थापना हो इसके अंतर्गत, और सभी ग्रामीण इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। यह जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो, समय से पूर्ण हो, और सभी व्यक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो, प्रजातंत्र को जाने, यानी प्रजातंत्र का जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसा जो हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था वो सपना पंचायती राज व्यवस्था के जरिए पूरा हो, ये पंचायती राज व्यवस्था के कार्य भी रहे। ठीक है, और इसका क्या महत्व रहा? एक तो सरकार ने जो विकास कार्यों के विश्वसनीय लेखा परीक्षण हेतु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत करी है, वो इसके तहत बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि इससे क्या है कि कंप्यूटरीकृत हो गया सब कुछ। तो अब आराम से इस पोर्टल के जरिए सरकार अपने कार्य करती है, और साथ ही लोग भी इसमें जो भी जानकारी ढूंढना चाहें वो जानकारी इस पोर्टल के तहत उनको मिल जाती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले कर या टोल शुल्क आदि है उसको वसूल सकेगी, क्योंकि जब पंचायत काम कर रही है तो उस पंचायत को कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं जो कर के रूप में वो यहाँ से वसूलती है। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, जो यहाँ के चुनाव होते हैं तो गांव के कौन कौन व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होंगे, गांव के समूह के साथ मिलकर के मतदाता सूची भी तैयार करती है। तो मतदाता सूची तैयार करने का बहुत बड़ा कार्य होता है, और लोगों को ये भी पता चलता है ना कि पंचायती राज व्यवस्था के जरिए हमें वोट डालने का अधिकार है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं देश के प्रजातंत्र में, और जन कल्याण में होने वाले कार्य सही रूप से संचालित हों, ये ग्राम स्तर पर ये भी पंचायती राज व्यवस्था सुनिश्चित करती है। और गांव के जो प्राकृतिक संसाधन है, भूमि रिकॉर्ड है या भूमि संबंधित कोई भी समस्या है, उसको लेकर जागरूकता अभियान के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करता है ये पंचायती राज व्यवस्था। तो इस रूप में भी इसका बहुत महत्व है। अब जो दूसरी चीज़ एक और है, 74 जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी एक संग हुए हैं दोनों, 73 और 74 1992 में ही शुरुआत हुई थी, 1993 में पूरे हो गए और लागू हो गए ये दोनों। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो 73 वहाँ है वो ग्रामीण है, और 74 जो अमेंडमेंट है वो शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, और ये इसके द्वारा शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। ये भी त्रिस्तरीय है,
नगर पंचायत है, मतलब जो नगरों में जो सबसे निम्न स्तर है उसके लिए नगर पंचायत, जो बीच का स्तर है उसके लिए नगर पालिका, और जो शहर हैं उनके लिए नगर निगम की व्यवस्था है। जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो शहर है, वहां नगर निगम है, भरतपुर नगर निगम। ठीक है, तो इस तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था शहरी क्षेत्र में भी इसी रूप में है और इसके भी उसी प्रकार के प्रावधान है जैसे कि हमने अभी पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े। ठीक है, और नगरपालिका में सीटों को वार्ड के रूप में जाना जाता है, यानी वार्ड मेंबर का चुनाव करा जाता है, परिषदों में पार्षद का चुनाव करा जाता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है और आप में काफी लोगों ने वोट भी डाले होंगे स्थानीय स्तर पर। यहाँ पर भी सीटों का जो आरक्षण है वो उसी प्रकार से समानुपातिक विधि से होता है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए उसी प्रकार से 1/3 सीटों का आरक्षण होता है, यानी प्रावधान बिल्कुल वही है। और यहाँ भी जो नगर पालिका है विधि के तहत, राज्य विधानमंडल की विधि के तहत उनको भी कर लगाने का अधिकार, कर एकत्रित करने का अधिकार है, जो भी राज्य विधानमंडल इनके लिए तय करे, जिससे कि ये अपना खर्चा चला सके। तो इस तरह से स्थानीय स्वशासन भी है हमारे यहाँ पर और ग्रामीण स्वशासन भी है। स्थानीय स्वशासन की स्थिति बिल्कुल सेम है, यहाँ भी कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं कि इन क्षेत्रों में कार्य करेंगी ये संस्थाएं, और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसका सबसे जो ज़्यादा फायदा है इनका ग्रामीण और शहरी स्थानीय प्रशासन का कि प्रजातंत्र हर व्यक्ति तक पहुंच गया, हर व्यक्ति अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सकता है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है, और बहुत ज़्यादा जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। पूरी तरह से अभी हमारे यहाँ जागरूकता नहीं आई है इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी पहले से जब से ये शासन लागू हुआ है पंचायती राज व्यवस्था, तब से वर्तमान तक हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रजातंत्र के मामले में जागरूकता आ गई है। लोग प्रजातंत्र का मतलब समझने लगे हैं, अपने वोट का मतलब समझने लगे हैं, जो भी योजनाएं हैं उनमें और सुधारों की मांग या उनकी जो कमियां हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाने लगे हैं। तो यही हमारे इस पंचायती राज व्यवस्था की सफलता की पहचान है। स्टूडेंट, आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको और किन विषयों पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, और साथ ही आपके जो भी सुझाव हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो भी आपको कमियां लगे वो भी आप बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।